आमिर खान की बात करें, आजकल वो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, जो कि आई थिंक बहुत अच्छा कदम है। इतने बड़े सुपरस्टार, आइकॉन, लेजेंड बात कर रहे हैं कि वो खुद थेरेपी पे गए हैं। कास्टिंग काउच से रिलेटेड आपके कुछ एक्सपीरियंसेस आपके रहे? वही प्रपोजल होते हैं कि आप हमारे साथ अगर ये करोगे तो हम आपको उससे मिला देंगे, और वो हमारा बहुत पुराना दोस्त है और तुमको ब्रेक मिल जाएगा। आपको फाइनेंशियली भी आपको स्वेडल करने की कोशिश की गई? राइटर या डायरेक्टर बोलता था कि तुम्हारी ज़िंदगी तो बदल जाएगी प्रशांत, लेकिन मसला ये है कि हम लोग फाइनेंसिंग पे अटके हुए हैं। तुम्हारे फादर या कोई अंकल या कोई, अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो फ़िल्मों में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपका पहला जो आपका एक्सपीरियंस था वो बरजात्यास के साथ में हुआ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपके चाहे दोस्त ही नहीं हो, आपको नैरेशन सुनाने सूरज बढ़ जाते आ रहे हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड देन ही सेज प्रशांत, दिस बॉय विल बी योर स्पॉट बॉय फॉर द डे, ही विल टेक केयर ऑफ यू। तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, कुछ भी, तो संकोच मत करना, इसको जरा बता देना। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका राम माधवानी के साथ में हुआ जब वो नीरजा बना रहे थे। For me, the highlight was not कि it's not a huge part. For the highlight for me was I'll be in a film with Sonam Kapoor, directed by Ram Madhwani, who made a documentary on Mr. Bachchan, and the producer is Fox Searchlight. आपकी वाइफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल निभाया बिकॉज यू नो देयर वर लॉन्ग गैप्स जब चीजें नहीं हो रही थी। She's had a difficult life. Very frankly, it's not being an actor's wife. She always wanted me to become a superstar. She wanted every dream of mine to be true. But that wasn't the man she married. She wanted to just marry the man she fell in love with in college. ताशकंद फाइल्स की बात करें, स्पेशल ऑप्स की बात करें, नीरजा, द ताशकंद फाइल्स, आश्रम, स्पेशल ऑप्स, ये मेरे हिंदी फिल्म करियर की 4 लाइफलाइन। when was it that you decided that you want to move to US and make it your base? Are you in a happy space now? People have a difficult time admitting that they're in a happy space because sadness and controversy sells a lot more. तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। प्रशांत, वेलकम। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया फरीदून, आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड प्रशांत। प्रशांत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है एंड दुनिया को पता चलना चाहिए आपके आपके सफर के बारे में। यू बीन एसोसिएटेड विद द फिल्म इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 20 years नाउ। जब ये बाबिल खान का वीडियो सामने आया और फिर हमारा डिस्कशन हुआ कि that we should talk about your story as well. What was your first reaction when you saw that outburst from Babil? सबसे पहले तो मुझे उसके पिताजी की याद आई, बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि चेहरा तो बहुत मिलता ही है, और दूसरी बात ये कि मैं जानता हूँ कि इरफान साहब ने जो अपना 80s में सफ़र चालू किया, उन्होंने भी बहुत संघर्ष देखा है। बाबिल तो बल्कि इरफान साहब के नाम से बहुत आसानी से इंडस्ट्री में आ गए, लेकिन आई थिंक मेरा रिएक्शन यही रहा कि हर यंगस्टर को एक मैनेजर या एक ऑन्टोरॉज के बजाय आजकल एक थेरेपिस्ट या एक लाइफ कोच मिल जाए तो शायद उनकी ज़िंदगी, उनका करियर ज़्यादा सुधर जाए। मुझे ये नहीं पता आजकल इंडस्ट्री में, बम्बई में क्या हो रहा है, कौन सी फिल्म नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, कौन से चैनल पे कब आ रही है, कब एक पीआर स्टंट हो रहा है, या कब मैटर जेन्युइन है, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मैटर जेन्युइन है, और मैं यही सोचूंगा कि जेन्युइन है, तो मेरा रिएक्शन यही कि ये यंग लड़का है, इसे मदद की जरूरत है, इसे थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। और रहा सवाल इंडस्ट्री के फेक होने का, मैं उस चीज से सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है फारिदून जिसमें फेकनेस नहीं है। फेकनेस दरअसल लोगों का अपना मिजाज है, किसी इंडस्ट्री की अपनी जागीर नहीं है ये फेकनेस, पूरी दुनिया भर में है। आज भी मैं जिस पोजीशन पे हूं, या लोग मुझसे मिलते हैं कि यार तुम्हारी इंडस्ट्री बड़ी फेक है, और मैं जानता हूँ कि ये लोग जिस समाज में उठते बैठते हैं, वहां पे लोग कपड़ों को देखते हैं, जेवर को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं, किसका बच्चा कौन से कॉलेज में गया, फेकनेस कहाँ नहीं है। मैं उससे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, तो आई कुड रिलेट टू अ फ्यू थिंग्स, एंड अ फ्यू थिंग्स आई हैव ग्रोन आउट ऑफ। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट। आपने आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात करी, मेंटल हेल्थ कोच होने चाहिए। आपका जो व्हाट्सएप का जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है उसमें लिखा हुआ है कि मेंटल हेल्थ इज हेल्थ। कितना जरूरी है अगर एक इतनी हाई प्रेशर करियर को ऑप्ट करने के लिए अगर कोई कोशिश करे फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें यू नेवर नो कि कितना कितना लंबा सफर होगा। तो मेंटल हेल्थ कोचिंग के बारे में अगर आप बात करें फिल्म इंडस्ट्री में, कुछ आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट यू हैव। मेंटल हेल्थ एक्चुअली आजकल मेरे करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है, क्योंकि न्यूयॉर्क आने के बाद
मैं भी सोच रहा था कि मैं एक्टिंग के अलावा और ऐसा क्या काम कर सकता हूँ कि जिससे आई कैन पे माई बिल्स, आई कैन मेक ए लिविंग। लेकिन वो एक सेकंड साइड में करके अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूं, तो इस चीज को वो लोग ज्यादा समझते हैं जो खुद इस दौर से गुजरे हुए हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है जो इससे इससे गैर है, इससे अजनबी है कि हर फ्राइडे हमारी किस्मत बदलेगी कि नहीं बदलेगी, मीडिया हमारे बारे में क्या लिख रही है, फैंस हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, फलाना ढिमका। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है कि आप जितने जेन्युइन रहें अपनी लाइफ में, अपनी सच्चाई से वाकिफ रहें। आज अगर आप आके मुझे बोलते हैं कि प्रशांत तुमसे बेहतर एक्टर मैंने आज तक देखा ही नहीं, और मैं सातवें आसमान पे उड़ने लगूं, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। और आप अगर मुझे आके बोल दें कि प्रशांत तुमसे बेकार एक्टर मैंने आज तक नहीं देखा, और मैं इस चीज को मान लूं, तो भी मेरी प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है कि आपको अपनी सच्चाई से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। अगर आप आमिर खान की बात करें, आजकल वो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, जो कि आई थिंक बहुत अच्छा कदम है। बहुत अच्छा कदम जब इतने बड़े सुपरस्टार, आइकॉन, लेजेंड बात कर रहे हैं कि वो खुद थेरेपी पे गए अपनी बेटी के साथ। तो ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है दुनिया को, इंडस्ट्री को, कि हम पे क्या बीतती है। कुछ साल पहले दीपिका पादुकोण ने इसके बारे में एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चालू किया उनके इंडस्ट्री में जो लिविंग एक्सपीरियंसेस थे। कोच वो होता है जो आपके दिमाग को स्थिर रख सके, जैसे क्रिकेटर्स हो, बैडमिंटन प्लेयर्स हो। पर एक्ट्रेस के पास क्या है कि एक मैनेजर है, ये स्टंट करो, ये आर्टिकल लिखो, 5 लोगों के साथ घूमो। तो उस ब्रांडिंग के चक्कर में, उस इल्यूजन के चक्कर में लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं। और उससे ज्यादा जरूरत यह है कि आपको कोई ग्राउंडेड रखे। राइट। सो जैसे अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो आपने करीबन 15 साल में करीब आपने काफी फिल्मों में आप नजर आए हैं, चाहे वो नीरजा हो, चाहे वो ताशकंद फाइल्स हो, स्पेशल ऑप्स हैं, और भी काफी प्रोजेक्ट्स में आप नजर आए हैं कि आपने पहचान आपने बनाई है। एडवर्टाइजमेंट्स में आप नजर आए हैं, आपने यूएस में भी आपने काम किया है। लेकिन आपका जो सफर जो जो रहा है, आपका सफर जो है वो एफ्लुएंस से रहा। you're a son of a jeweler and based in US. Why is it that you decided to move to Mumbai, and when was it that you decided to move to Mumbai? आई मूव टू मुंबई इन 2007। और मुंबई आने का फैसला मैंने इसीलिए लिया क्योंकि जिस परिवार में मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ पे हिंदी फिल्मों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। हमारी फैमिली में कोई फिल्म इंडस्ट्री से है नहीं, लेकिन बचपन से ही, क्योंकि हम लोग एनआरआई माने जाते थे कि 80s में या 70s में यूएस आ गए। अब उस वक्त जो माँ बाप अमेरिका आए, उनका ये था कि हम हमारे बच्चों को हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी फिल्मों की तालीम किस तरह से देंगे कि ये पूरी तरह से रामायण, हमारे शास्त्रों से, हमारे महाभारत से, हमारे पूरी संस्कृति से कैसे परिचित रहे, शिक्षित रहे। तो मेरा हिंदी फिल्मों से तारुफ हुआ बॉलीवुड के कॉन्सर्ट्स के द्वारा, जो कभी नेशनल कॉलोसियम में होते थे, जाइंट स्टेडियम में होते थे। वीएचएस का जमाना था, क्वींस में रहते थे तो जैक्सन हाइट्स हर वीकेंड मम्मी पापा ग्रोसरी के लिए जाते थे, तो एक दुकान से कुछ वीएचएस ले आते थे जो सबसे लेटेस्ट रिलीजेस थी। तो आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अनिल कपूर, संजय दत्त, सलमान खान, सनी देओल, इन सब की फिल्में देख देख के हम बड़े हुए। और बच्चन साहब की फिल्मों तक तो मैं बहुत बाद में पहुंचा, लेकिन मेरे पापा जो हैं वो पुरानी फिल्मों के बहुत शौकीन हैं। तो उनकी वजह से मुझे गुरुदत्त की फिल्में, बिमल रॉय की फिल्में, दिलीप साहब की फिल्में, नौशाद साहब का संगीत हो, तलत महमूद रफ़ी साहब की गायकी हो, इनसे मेरा तारुफ बहुत जल्दी हो गया। और इसका असर मेरे पे इतना भारी रहा, इतना भारी रहा कि मुझे लगा कि मेरी जिंदगी तो फिल्मों में ही बीतेगी। और एनुअली यहाँ पे दिवाली पार्टियां, होली पार्टियां हुआ करती थी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट किया करता था एज ए डांसर, एज एन एक्टर, एज ए थिएटर परफॉर्मर। तो वो ऑडियंस की तालियों ने, ऑडियंस की वाहवाही ने मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा किया कि शायद इसको मैं अपनी जिंदगी बना सकता हूँ, ये मेरा करियर बन सकता है। तो हॉलीवुड और इंग्लिश म्यूजिक और इन चीजों से कोई कोई इंट्रोडक्शन नहीं था मेरा। सरप्राइजिंगली टू मोस्ट पीपल ग्रोइंग अप इन अमेरिका, पीपल वुड हैव थॉट कि मेरा इंग्लिश फिल्मों से, इंग्लिश गानों से, आई न्यू नथिंग बट माइकल जैक्सन और टॉम क्रूज और मे बी द टॉप 5 or 10 पर्सनैलिटीज। सो आई हैड टू फाइंड एन आउटलेट टू समहाउ रीच बॉम्बे एंड आई डिड। तो बॉम्बे आना इसीलिए हुआ और हिंदी फिल्मों से रुचि मेरी ऐसी हुई। इंटरेस्टिंगली बच्चन साहब ने आपको एक लेटर लिखा है। हाँ जी। क्या लेटर था उसमें लेटर में क्या था? वो एक्चुअली
बच्चन, आप बिलीव नहीं करेंगे कि बच्चन साहब की जो मैंने एक्चुअली में बहुत ढंग से एक्टिंग स्कूल जाने के बाद और थोड़ा बहुत एक्टिंग को समझ के जो मैंने पहली फिल्म देखी थी, वो थी शराबी। और शराबी को देखने के बाद मैंने रिवाइंड किया, दीवार पे गया, त्रिशूल पे गया, अभिमान पे गया, और उनकी 70s की सारी फिल्में, मुकद्दर का सिकंदर, फलाना, सब कुछ। साथ ही में मुझे गजलों का बहुत शौक था। जगजीत सिंह हो, मेहदी हसन साहब हो, और गुलाम अली साहब हो। तो शायराना अंदाज मेरा शुरू से बहुत था, तो मुझे लिखने का बहुत शौक। तो मुझे लगा कि शायराना अंदाज तो है ही, लिखने का बड़ा शौक है। बच्चन साहब, हरिवंश राय बच्चन साहब के पुत्र हैं। तो मैंने कॉलेज के दिनों में अपनी कविताओं की एक किताब लिखी थी, और मैंने वो किताब जो है कहीं से प्रतीक्षा का एड्रेस मालूम करके, जो कि बड़ा ही सिंपल है, बम्बई में कभी गया भी नहीं था तब तक, ये कॉलेज के दिनों की बात है। तो मैंने वो किताब एक बहुत ही खूबसूरत से पैकेज में और अमिताभ बच्चन के एड्रेस से मैंने फेडेक्स कर दी। और कुछ 4 महीने बाद मेल बॉक्स में गया मैं अपने लॉन्ग आइलैंड वाले घर, और मैंने खोला तो एक लेटर था जो बहुत ही उस पे बच्चन साहब का वो स्वस्तिक का लोगो ऊपर बना हुआ था, और अमिताभ बच्चन लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद कोई एडवर्टाइजमेंट होगा कोई फिल्म का, या क्या है क्या नहीं। लेट खोला मैंने लिफाफा, तो देखा कि उन्होंने मुझे लेटर लिखा है, और बेसिकली मेरी किताब की तारीफ की, और मुझे दिवाली की शुभकामनाएं दी। आज मैं बड़े सरल तरीके से कह रहा हूं, लेकिन उस वक्त मतलब आई थिंक एक बावड़ा सापन जो होता है इंसान में, जो आ जाता है, वो आ गया था कि मेरे आइकॉन ने, मेरे आइडल ने मुझे एक लेटर लिखा है। मतलब आई थिंक कुछ दिनों तक वो चीज उतरी नहीं थी कि ये लेटर मेरे पास में आया है। बहुत सालों बाद पता पड़ा कि वो अपने फैंस को लिखते हैं। उनका ये एक रूटीन है कि वो किसी का खत, किसी का जो एक किसी की फरमाइश है, वो अधूरी नहीं जाने देते। आज भी मुझे वो लेटर स्पेशल लगता है, भले वो लाखों लोगों को लिखते होंगे, लेकिन मेरी किताब के बारे में उन्होंने तारीफ की, और उनके यहाँ से मुझे लेटर आया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या नाम था किताब का? अक्स, उनकी फिल्म अक्स के ऊपर मैंने अपनी किताब का टाइटल रखा। और अक्स इसीलिए रखा क्योंकि वो जो कविताएं थी, वो मेरी जिंदगी के रिफ्लेक्शन थे। 19, 20, 21 साल की उम्र तक जो भी मुझे लाइफ में अनुभव हुआ, और जो एक एक्टिंग की जर्नी की शुरुआत मैंने की, एलए में रहने के बावजूद, न्यूयॉर्क में रहने के बावजूद, थोड़ा बहुत समय इंडिया में रहने के बावजूद, और जिंदगी में कई एक्सपीरियंसेस जो मुझे हुए। और कॉलेज में क्या, कभी अगर किसी से आपको एक क्रश आता है, एक लाइकिंग होती है, या आपके हार्ट ब्रेक होते हैं, या आप जिंदगी के संघर्ष के रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो मैंने किताब का नाम अक्स रखा, और उसमें वो कविताएं मेरा ही अपना पर्सनल दर्पण था। आपने शुरू में आपने जिक्र किया, जब मैंने आपसे बाबल्स के बारे में पूछा। आज आप जो है बहुत सी चीजों को बहुत ही सरल तरीके से और एक समझदारी से आप देख पा रहे हैं। लेकिन मुश्किलें भी आपने फेस करी अपने जर्नी में। पेशेंस बना के रखना, वो एक होप बना के रखना, जो है वो काफी आपने आपने मसले आपने करे हैं। लेकिन मैं एक अच्छे नोट पे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, बिकॉज थोड़ा सा बॉलीवुड को पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा डिमोनाइज किया गया है, और कुछ हद तक गलत भी है। आपका पहला जो आपका एक्सपीरियंस था वो परजात्यास के साथ में हुआ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्या हुआ था एग्जैक्टली? वो बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस। बरजात्यास के साथ आई डोंट थिंक इंडस्ट्री का कोई भी राइटर, डायरेक्टर, एक्टर कह सकता है कि बरजात्यास के साथ ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन का एक्सपीरियंस, या एज एन ऑडियंस जो हम उनकी फिल्में देखते हैं, और हमको लगता है कि इसमें तो मतलब जहां देखो गुलाब जामुन फूट रहे हैं, रसगुल्ले फूट रहे हैं, चाहे वो टफी हो, या सलमान खान हो, या मोनिश बहल हो, या आलोकनाथ हो, अनुपम खेर हो, मतलब हर आदमी, हर कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाता है। और बरजाते के साथ भी ये हुआ, ये था कि मैं बम्बई पहुंचा ही था, और विवाह फिल्म जो है शाहिद कपूर की, वो उस वक्त कुछ 1 डेढ़ साल हुआ था उसको रिलीज हुए हुए, काफी हिट फिल्म हुई। तो मैंने एक आर्टिकल पे कहीं पढ़ा कि बरजाते 3 फिल्में चालू कर रहे हैं। मैंने वो आर्टिकल पढ़ के, जयपुर में हमारे एक अंकल है, उनको लिखा, मैंने कहा कि ये तो जयपुर की फैमिली है बरजाते, आपके अगर सूरज जी से या राज बाबू से कोई कनेक्शन हो तो मेरा प्लीज परिचय करा दें। दरअसल मैं अपने पिताजी से भी पूछ सकता था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से वो कनेक्शन निकाल के आसानी से शायद मेरी बात करवा देते। लेकिन मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि पापा को लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, और मेरे लिए एक फेवर मांगना पड़ेगा। तो मैंने कहा, तो लेकिन अब जयपुर वाले, उनकी खासियत ये है कि भाई बच्चे ने कुछ मांगा है तो सीधा फोन पापा को चला गया।
पापा को फोन गया कि आपका बच्चा जो है वो हमसे फेवर मांग रहा है कि बरजात्या से। तो आप ये समझ लीजिए कि पापा ने किसी को फोन किया, वो अंकल ने किसी को फोन किया, और उन्होंने राजकुमार बरजात्या के दामाद को फोन किया, जो हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड। सुराना फैमिली का नाम आपने सुना होगा, जो इंडिया की हम्म, बहुत ही मशहूर ज्वेलर फैमिली है, जो है। बरजात्यास के रिश्ते में है। वो हमारे अमेरिका में पिछले 50 साल से मेरे फादर की फैमिली फ्रेंड है। तो उस लिहाज से मैं बरजात्यास के ऑफिस पहुंच गया। वो मुझे जानते नहीं थे। और राजकुमार बरजात्या एक ऐसे इंसान कि अगर आप उनसे कुछ भी कहो कि आप कौन हो, तो वो पूरी हिस्ट्री पूछेंगे। आप क्या करते हो, पूरी हिस्ट्री पूछेंगे। आपको क्या आता है, उसका टेस्ट भी लेंगे। तो 4 घंटे की मुलाकात थी, मेरी पहली मुलाकात राजकुमार बरजात्या के साथ। बहुत ही यादगार। और शुक्र है मैं हर टेस्ट में पास हुआ। और 3 महीने बाद में मुझे उनके साथ एक फिल्म भी मिली, एक विवाह ऐसा भी। सोनू सूद और ईशा कोप्पिकर। जी। ओके, और किसी भी आर्टिस्ट के लिए एकदम बिल्कुल अपने अपने करियर के शुरू में यूएस से यहाँ पर आना, जाहिर सी बात है कि मुश्किलें भी होती हैं। आई थिंक यूएस में चीजें, बहुत सी चीजें बहुत आसान भी होती हैं। तो आपको एकदम बिल्कुल अपने एक शुरुआती दौर में आपको स्पॉट बॉय भी मिल गया इस फिल्म में। हाँ, हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही एक अनयूजुअल सी चीज थी, क्योंकि उसके पहले यहाँ पे कुछ एड्स कर चुका था मैं यूएस में। यहाँ तो हम्म, स्पॉट बॉय नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप किसी से कुछ मांग के देखो तो आपको बहुत जल्दी आपकी औकात दिखा देंगे कि भाई हम हमारा काम कर रहे हैं, तुम तुम्हारा काम करो। यहाँ पे कल्चर उल्टा है फरीदून। यहाँ पे द क्रू गेट्स टू ईट फर्स्ट हम्म, एंड द कास्ट हैज टू ईट आफ्टर देम। इंडिया में तो राजाशाही की एक्टर तो पहले खाएंगे, या उनके लिए खाना लाया जाएगा वैनिटी वैन में। आप नए एक्टर हो कि एस्टेब्लिश्ड हो, आप एक्टर तो वहां पे सर्वे सर्वाए। यहाँ पे हुआ ये कि मेरी पहली फिल्म, उसकी शूटिंग जुहू की किसी गली में थी। एक बंगला था, गरम कुटीर, हाँ। तो वहां पे सबसे पहले तो हैरत की बात यह कि आपके चाहे दो सीन ही हो, आपको नरेशन सुनाने सूरज बड़जात्या आ रहे हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा लेजेंड आपको सीन सुनाने आ रहा है आपकी जिंदगी की पहली फिल्म का। आई थिंक यू हैव अराइव्ड। आपके मन में वो चल रहा होता है, आई थिंक आई हैव अराइव्ड। सूरज बड़जात्या इज नैरेटिंग द सीन टू मी। आई एम हार्डली लिसनिंग टू व्हाट ही इज सेइंग, आई एम ओनली अब्सॉर्बिंग द फैक्ट दैट ही इज टॉकिंग टू मी। And then he says, Prashant, that this boy will be your spot boy for the day. He will take care of you. तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, कुछ भी, तो संकोच मत करना, इसको जरा बता देना तुम्हें क्या चाहिए। तो वो लड़का, उसका नाम आशीष, उसने मेरी टेक केयर की। आज भी याद है, 16 साल हो गए। और उसने पूछा बड़े प्यार से, तो सर आप जरा बता दें कि आपका खाने का टाइम क्या होता है, चाय का टाइम क्या होता है। तो मैं मनी मन सोच रहा हूँ कि यार कोई टाइम नहीं होता, जब दे दोगे तब ले लेंगे, मतलब हम अभी क्या बोलूं मैं, कोई टाइम होता। लेकिन उसने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। पर फनी चीज ये कि शूटिंग के एंड में जब वो मुझे अपनी गाड़ी तक सो कॉल्ड छोड़ने जा रहा था, तो मैंने बहुत संकोच से उसे कहा कि आप प्लीज, आपने मेरी बहुत सेवा कर दी, अब आप अंदर रुक जाइए प्लीज, आप बाहर मत आइए, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। नहीं सर मैं तो बाहर आऊंगा, नहीं सर मैं तो बाहर आऊंगा, आपको गाड़ी तक छोड़ूंगा, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं कहा नहीं आशीष, आप प्लीज अंदर रुक जाइए, आप बाहर मत आइए। वो मसला क्या था कि जिस सो कॉल्ड स्टार की उसने पूरे दिन सेवा की, मैं नहीं चाह रहा था कि वो देखे कि वो बाहर जाएगा और किसी ऑटो की तलाश में खड़ा रहेगा बाहर और फिर घर जाएगा। ऑटो रिक्शा में भी बैठने की मुझे आदत नहीं थी, क्योंकि न्यूयॉर्क का था, और कभी कभी जहाँ पे था मैं, वहां मुझे गाड़ी मिल जाती थी। तो आई जस्ट फेल्ट लाइक, इज फॉर मी द होल थिंग वाज, इज ऑटो रिक्शा ए स्टेटस symbol, which it is not in India. The biggest superstar will sit in an auto rickshaw if convenient. But I was under an American illusion of what an auto rickshaw is, and what a Maruti is, what a Honda is, versus what a BMW and a Mercedes is. But that was my spot boy experience with the Brajatyas. और राजकुमार बड़जात्या साहब ने एक बड़े आपको कमाल के एक बात भी बताई थी, दुआ से रिलेटेड। क्या था एग्जैक्टली वो? आज तक याद है। आई थिंक उस एक एडवाइस ने मेरे पूरे कैरेक्टर को शेप किया इन इंडिया। उन्होंने कहा था मुझसे कि बेटा ऐसा है कि बड़ा आसान होगा तुम्हारे लिए किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सीनियर एक्टर से तमीज से बात करना, तहजीब से बात करना, उन्हें इज्जत देना। लेकिन ये जो मुंबई है ना बेटा, यहाँ पे जितने भी बड़े स्टार बने आज तक, हमको तो 70 साल हो गए इंडस्ट्री में, वो जितने भी बड़े स्टार बने वो दुआओं से बने। और दुआएं तुमको कहाँ मिलेगी? वो लाइटमैन से, वो स्पॉट बॉय से,
वो कैमरा असिस्टेंट से, वो साउंड असिस्टेंट से, स्टैटिस्ट, सो कॉल्ड स्टैटिस्ट के लोअर रंक में जितने भी लोग होंगे जो तुमको लगेगा कि शायद इनसे मुझे उस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है या वो इम्पोर्टेंस, बेटा उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। वही है जो तुम्हारे बारे में चर्चा करेंगे कि क्या लड़का है, क्या एक्टर है, कितना अच्छा इंसान है। दुआएं वहीं से मिलेगी बेटा, वहीं से चालू करना अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना। क्या बात है, आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुली सेड। ओके, लेकिन आपके आपके खासे आपके अपसेटिंग एक्सपीरियंसेस भी आपके रहे, कुछ हद तक कास्टिंग काउच से रिलेटेड आपके कुछ एक्सपीरियंसेस आपके रहे, और द फैक्ट दैट यू आर एन एनआरआई एज वेल, तो इवन इवन फाइनेंशियली भी कुछ हद तक आपके कुछ एक्सपीरियंसेस आपके खराब रहे। टेल अस समथिंग अबाउट दोस एक्सपीरियंसेस। कास्टिंग काउच एक ऐसी चीज है, शुक्र है कि मैं इसका विक्टिम नहीं बना। प्रोपोजिशंस आए, लेकिन उस वक्त भी और आज भी अपने आप पे इतना ही यकीन था कि इसके बिना मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और मुझे अफसोस नहीं था कि इस तरह के प्रोपोजिशन आए, क्योंकि मुझे पहले से मालूम था कि इंडस्ट्री में शायद ऐसा होता है। और उस वक्त तक कैसे इतनी समझ, प्रोपोजिशन, कैसे प्रोपोजिशंस आए, किसने किया? बड़े टिपिकल कि आप अगर हमें ये करने दोगे तो हम आपकी मीटिंग उससे करा देंगे, उससे मुलाकात करेंगे। असल में तब तक मैंने ये सुना था कि इंडस्ट्री के मान लो XYZ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने कभी किसी के साथ कास्टिंग काउच का गेम खेला होगा या प्रोपोजिशन रखा होगा। असल में इतने बड़े लोगों से तो मेरा पाला उस वक्त तक पड़ा ही नहीं था कि वहां से प्रपोजल आए और मुझे सोचना भी पड़े इस चीज के बारे में। मुझे तो प्रोपोजिशन भी इन चीजों के उन लोगों से आ रहे थे जिनके खुद के ठिकाने नहीं थे। तो वो उनको, उनकी मेंटेलिटी ये थी कि ये लड़का अमेरिका से इंडिया आया है, इसको शायद पता नहीं कि हम इसके लिए कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर चलो मौके पे एक चांस पे डांस खेलते हैं, मतलब वो वाली बात हो गई। तो वही प्रपोजल होते हैं कि आप हमारे साथ अगर ये करोगे तो हम आपको उससे मिला देंगे, और वो हमारा बहुत पुराना दोस्त है और तुमको ब्रेक मिल जाएगा, या आप हमको ये हरकत करने दोगे। मैं विदाउट गोइंग इन टू डिटेल्स ऑफ देयर स्पेसिफिक वर्ड्स और हु दीज पीपल आर, फॉर द मोस्ट पार्ट दोज पीपल डोंट एग्जिस्ट टुडे। और इसकी समझ मुझे उसी वक्त आ गई थी कि ये कुछ भी नहीं है, ये लोग ये फायदा उठा रहे हैं और हमें ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उनसे नाराज भी नहीं था, और ना ही इस एलिमेंट से मैं नाराज हूं, क्योंकि अल्टीमेटली हर इंसान के पास में एक ऑप्शन है कि भाई आपको आपको यहां कॉम्प्रोमाइज करना है कि नहीं करना। हाँ, कुछ किस्से सुने हैं कि किसी के साथ जबरदस्ती हुई होगी लाइफ में, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं हुई। तो मेरे पास एक ऑप्शन था, मैं हाँ बोलूं कि ना बोलूं, तो मैंने ना बोला। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमारी इंडस्ट्री इस चीज के लिए बदनाम है, जो कि सच बात नहीं है, क्योंकि ये चीज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है। मेडिकल इंडस्ट्री में है, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है, पॉलिटिकल इंडस्ट्री में है। कौन सी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे ये चीज नहीं होती हो? आई आई डोंट नो अबाउट द वर्ड काउच, लेकिन ये कास्टिंग वर्ड अगर हट जाए और उसको आप कॉम्प्रोमाइज काउच बना दें कि अपॉर्चुनिटी काउच बना दें, तो शायद ज्यादा मुनासिब होगा। ये कास्टिंग काउच एक्चुअली में बहुत गलत शब्द है, ये हमारी इंडस्ट्री को बहुत गलत बदनाम करता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इकलौती इंडस्ट्री नहीं है जो ये चीज करती है या इसका प्रपोजल रखती हो। So mainly you are saying that choice आपके पास में है कि that whether you want to succumb to it or whether you don't want to succumb to it. Okay, एब्सोल्युटली। all right. Okay. At the same time आपको financially भी आपको swindle करने की कोशिश की गई because आप NRI हैं. What are those experiences? लोग मुझसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें बम्बई में कितने कितने ऑफर्स आए तो मैं कहता हूँ शुरुआत में बहुत सारे ऑफर आए थे, बहुत सारे ऑफर आए थे, लेकिन सारी कहानियों का क्लाइमैक्स एक जैसा ही था। बोले तो बेटा लेकिन तुमने वो फिल्में क्यों नहीं की? मैंने कहा नहीं, क्लाइमैक्स एक जैसा था, और वो क्लाइमैक्स ये था एंड में, जब राइटर या डायरेक्टर बोलता था कि तुम्हारी जिंदगी तो बदल जाएगी प्रशांत, लेकिन मसला ये है कि हम लोग फाइनेंसिंग पे अटके हुए हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट हो बाय चांस, तुम्हारे फादर या कोई अंकल या कोई, अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो फिल्मों में इन्वेस्ट करना चाहते हो। पहले 2-3 बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है यार प्रशांत, सोच अगर कोई फाइनेंसर हो, कोई इन्वेस्टर हो। बाद में समझ में आने लगा कि यार ये शायद एक मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है कि इस लड़के के पास में शायद या तो पैसे हैं या ये पैसे वालों को जानता है। तो इससे अब वो कौन मुझे स्विंडल करता कौन नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मैं कहाँ से लाता वो जो 2-3 करोड़ 5 करोड़ जिसकी डिमांड थी कि इसके बिना तो फिल्म बनेगी ही नहीं, और 50-60 लाख रुपए में फिल्म बनती नहीं है या मेरा करियर बनता नहीं।
तो इस तरह की हरकत मेरे साथ कुछ 25 से 30 बार हुई होगी पहले 3 सालों में, जिस कारण से शायद मेरी मानसिकता बहुत खराब हुई कि यहाँ पे कोई तो है जो बातें फैला रहा है कि ये या तो पैसे से आता है या ये पैसे ला सकता है, और ये दोनों ही बातें सच नहीं थी. आई कम फ्रॉम अ सिल्वर स्पून, fair enough, but a silver spoon doesn't mean that you have enough money to make a film or invest in a film. And I was very clear about that with my family कि I'll take my silver spoon to Bombay so I can breathe, eat and live. लेकिन इंडस्ट्री ने बहुत जल्दी वही सिल्वर स्पून मेरी आंखों के सामने रख के मुझे आईना दिखाया कि ये जो चम्मच है जो जिससे तुम खा रहे हो, दरअसल इसमें देखो ये इंडस्ट्री और ये दुनिया कैसी है. तो उस सिल्वर स्पून ने मुझे अपना दर्पण दिखाया, और इंडस्ट्री का और दुनिया का सिलसिला जिंदगी का तो वहां से चालू हुआ. चलो मैं दोनों का ही विक्टिम नहीं बना, शुक्र है. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका राम माधवानी के साथ में हुआ जब वो नीरजा बना रहे थे. हाउ डिड यू अप्रोच हिम एंड हाउ प्रोफेशनल the entire experience was for you? Simply brilliant. Ram Madhwani is such a thorough gentleman. What a sweetheart to work with. When I was an acting student in New York, लिंकिंग सेंटर में एक इवेंट हुआ था जहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी, द एवरलास्टिंग लाइट. आई डोंट थिंक वो डॉक्यूमेंट्री कभी रिलीज हुई थी, और तब तक मैंने राम माधवानी का नाम सुना भी नहीं था. मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी, और उस फंक्शन में बच्चन साहब, जया जी, अभिषेक, अमर सिंह साहब, ये सब आए हुए थे. तो फिल्म के एंड में जब क्रेडिट्स में आया राम माधवानी, तो मैंने कहा यार, आई नेवर हर्ड ऑफ दिस फिल्म मेकर, बट व्हाट अ डॉक्यूमेंट्री. आई वॉज ऑलरेडी इन ऑफ बच्चन साहब, बट नाउ आई वॉज इन ऑफ राम माधवानी. तो हुआ ये था कि किसी अखबार में मैंने पढ़ा कि राम माधवानी एक फिल्म बना रहे हैं, नीरजा, ऑन द हाईजैक ऑफ पैन एम एयरलाइंस. तो पैन एम स्टेड इन माई हेड बिकॉज आई हैड फ्लोन पैन एम माई होल लाइफ ग्रोइंग अप इन अमेरिका. तो आई फेल्ट लाइक आई एम फेमिलियर विद पैन एम एंड आई एम फेमिलियर विद राम माधवानी. तो किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू मैंने उनका नंबर निकलवाया, और उनको मैंने एक एसएमएस लिखा कि मैं कौन हूँ और उनके साथ काम करना चाह रहा हूँ. उन्होंने बहुत ही ह्यूमिलिटी से, बहुत शराफत से और बहुत ही प्रेम से कहा कि मैं ये फिल्म कुछ 3-4 महीने बाद इसकी कास्टिंग चालू करूँगा, तो ये लड़की है कास्टिंग डायरेक्टर, इससे तुम टच में रहना. ठीक 3 महीने बाद, वो कैलेंडर में मार्क कर दिया था मैंने उस कास्टिंग डायरेक्टर को एक मैसेज लिखा. उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया. मेरी किस्मत अच्छी कि they needed somebody with an American accent, and I have an American accent. So ये नहीं जिसमें मैं अभी बात कर रहा हूँ, but I have an actual American accent. तो वो ऑडिशन में मैं बहुत आसानी से पास हो गया, क्योंकि बम्बई में उस वक्त शायद कोई था नहीं जिसके पास में अमेरिकन एक्सेंट था, और वो परफॉर्मेंस कर पाया. तो वो फिल्म मुझे मिल गई, और उस फिल्म ने काफ़ी हद तक मेरे करियर को बहुत एक अच्छी लाइफलाइन दी. राइट. नहीं, आपने जैसे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताई थी. मैं प्रोफेशनलिज्म की अगर बात करूं, बिकॉज क्या होता है कि आपके कोई भी आप क्रिएटिव शख्स के साथ में आप काम कर रहे हैं, उनका जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो भी एट टाइम्स आपके जहन में रह जाता है. जैसे कि आपने मुझसे जिक्र किया था कि दैट आपने अप्रोच किया राम माधवानी को, और उन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद में आप मुझसे फिर से एक बार टच में आना. तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर देयर? What happened was, there's a very famous place in Mumbai called आराम नगर, जहाँ पे एक्चुअली में आराम नाम की कोई चीज़ है नहीं. सबकी तकलीफें, सबके सपने, सबके ख्वाब वहीं बन रहे हैं, वहीं बिगड़ रहे हैं. चैन किसी को नहीं है, भगवान जाने वो जगह, उसका नाम आराम नगर किसने रखा. लेकिन बहुत सिंपल, बहुत सरल, मतलब कि 3 महीने बाद ही मैं इसकी कास्टिंग चालू करूँगा. तो जिस कास्टिंग डायरेक्टर को मैंने उसके बारे में लिखा कि मैं कौन हूँ, आई हैव एन अमेरिकन एक्सेंट, आई हैव एक्चुअली फ्लोन पैन एम एयरलाइंस, शी कॉल्ड मी इन फॉर ए ऑडिशन, एंड द ऑडिशन वाज बेसिकली द सीन इन विच द फ्लाइट वाज गेटिंग हाईजैक्ड, एंड आई वुड बी इन अ टसल दैट इज इन्वॉल्विंग द टेररिस्ट्स एंड सोनम कपूर. और फॉर्चुनेटली बखूबी निभाया मैंने, क्योंकि मैंने इतना ही बोला कि भाई जो भी कास्टिंग के असिस्टेंट हैं, आप असल में मुझे मारिए पीटिए, मैं वो एक्टिंग कर पाऊँ ना कर पाऊँ, उससे अच्छा है कि आप, मुझे ब्रेक की ज़रूरत थी, तो चलो नाटक वाटक छोड़ो, आपको थप्पड़ मारना है थप्पड़ मारो, आपको धक्का देना है धक्का दो, और इंग्लिश तो मैं बोल ही लूँगा अपने एक्सेंट में. यही था. उनको पसंद आया, और 4 दिन बाद फ़ोन आ गया कि यू बीन कास्ट. एंड फॉर मी द हाईलाइट वॉज नॉट कि इट्स नॉट अ ह्यूज पार्ट. फॉर द हाईलाइट फॉर मी वॉज I'll be in a film with Sonam Kapoor, directed by Ram Madhwani, who made a documentary on Mr. Bachchan,
and the producer is Fox Searchlight. And that was my first big break. आपकी वाइफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल निभाया बिकॉज यू नो देवर लॉन्ग गैप्स जब चीजें नहीं हो रही थी एंड यू जस्ट वांटेड टू परसिस्ट staying around in Mumbai and not go back to US. What was her contribution like? My wife has played the most instrumental role in my life. I mean, along with my father, my mother, पेशेंस की मिसाल अगर मैं किसी को कहूँ तो ये तीनों, मेरी वाइफ और मेरे माँ बाप. शी इज़ हैड अ डिफिकल्ट लाइफ. वेरी फ्रैंकली इट्स नॉट बीइंग एन एक्ट्रेस वाइफ. मतलब एक एक्टर तो चलो बाहर निकल रहा है, स्टूडियो में ऑडिशन दे रहा है, स्ट्रगल कर रहा है और एक उम्मीद बांधे हुए है, लेकिन वाइफ को ये लगता है कि हमको बहुत सिंप्लिसिटी चाहिए लाइफ में. She was never crazy. She always wanted me to become a superstar. She wanted every dream of mine to be true. But that wasn't the man she married. She wanted to just marry the man she fell in love with in college. Whether he succeeds at this or succeeds at that, as long as he's a great husband and a great father. पर एक वाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है जब उसको लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं कि प्रशांत का क्या चल रहा है आजकल. तो प्रशांत तो शायद 3 जवाब दे देगा, 4 जवाब दे देगा, वाइफ क्या बोले. तो वो बड़ा मुश्किल था. फिर वाइफ को लोग छेड़ते भी थे क्योंकि इंसान अपनी फितरत छोड़ता नहीं है कि यार वो तो अपने सपने पूरे कर रहा है पर तुम क्या कर रही हो. या फिर वो तो ट्रैवल कर रहा है, कभी कश्मीर, कभी श्रीनगर, कभी बनारस, कभी क्या, कभी. डू यू कंप्लीटली ट्रस्ट योर हस्बैंड? डू यू थिंक दैट हीरोइंस के साथ घूमना ये फलाना, everything that can be said to a wife to taunt her, to bother her. Fortunately, her family and my family was never involved in this kind of a mess. It is the people around you in society that create this kind of a mess. But she broke many times. She stayed strong many times. Played the role of a great mother, a great daughter, a great wife. I salute her patience, and without it, I could not have reached this point. And there were times when it felt like, अब बस बहुत हो गया, अब आप छोड़ दो और वापस हम अमेरिका चलते हैं. हमेशा मैंने उससे 6-6 महीने की मोहलत मांगी कि 6 महीने और, 6 महीने और 6 महीने में कोई ना कोई फिल्म साइन कर लेता था मैं, और मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी. तो जैसे किसी इंसान का ड्राइवर लाइसेंस या क्रेडिट कार्ड एक्सपायर होता है ना, तो हर 6 महीने मेरा रिन्यू हो जाता था किसी फिल्म के जरिए. और उस तरह से साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल निकलते चले गए कि जब तक हम दोनों ने ही तय नहीं किया कि चलो अब वापस चलते हैं. We'll come to that जब वापस चलने का आपने डिसीजन लिया. लेकिन अगर आप बात करें ताशकंद फाइल्स की बात करें, स्पेशल ऑप्स की बात करें, and a few other projects, how have they contributed to your portfolio? The same way जैसे केबीसी में लाइफलाइन काम आती है. मतलब अगर देखा जाए तो वो हर खिलाड़ी केबीसी में जो आता है उसको लगता है कि भाई अब आई थिंक या तो मैं गेम छोड़ दूं या एक और रिस्क ले लेता हूं, लेकिन अगर लाइफलाइन हो तो शायद मैं आगे बढ़ सकता हूं बिना किसी डर के. तो नीरजा, द ताशकंद फाइल्स, आश्रम, स्पेशल ऑप्स, ये मेरे हिंदी फिल्म करियर की 4 लाइफलाइन है कि जिन्होंने मुझे जिंदा रखा, एक मकाम दिया. लेकिन अगर मैं नैरेटिव की बात करूं फारितुन, तो इन फिल्मों ने या इन प्रोजेक्ट्स ने मेरा नैरेटिव नहीं बदला. इनके जरिए मैंने अपना खुद का नैरेटिव बनाया. इनके किसी भी प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने कभी ये नहीं था उनका कि, क्योंकि मैं इनमें लीड रोल प्ले नहीं कर रहा था, एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था. अब मेरे पे था कि मैं उस अपॉर्चुनिटी, उस लेमन का जूस कैसे बना सकता हूं. तो कोई पत्रकार अगर दोस्त, कोई कास्टिंग डायरेक्टर दोस्त, इंडस्ट्री के कोई दोस्त को मैं वो फिल्म दिखा सकूं, अपने सीन्स दिखा सकूं. इंडिया में रहते रहते मैंने अपनी यूएस में पीआर बहुत की, और जब जब यूएस आता था तो मैंने अपनी इंडिया में पीआर बहुत की. तो इस तरह से एक बहुत ही नेपोलियनिक माइंडसेट रख के कि हाउ डू आई कॉन्कर द वर्ल्ड लिविंग इन 2 डिफरेंट प्लेसेस. How do I let the NRIs in America know that a boy left New York to become a Bollywood actor in Mumbai, and he's doing Nirja, the Tashkent Files, Ashram and Special Ops? And how do I keep it alive in Mumbai that I was just invited to a parade in New York, a parade in San Francisco, a parade in LA, और मैं एक हॉलीवुड फिल्म कर रहा हूँ. तो मुझे अपना नैरेटिव अपने हाथों में लेना पड़ा कि अपनी मीडिया, पीआर और हाइप के जरिए मैं अपने आप को जिंदा कैसे रखूं बिना किसी बेवकूफी किए हुए, बिना एक सुपरफिशियल हाइप बनाए हुए. आपको सिंगिंग का भी शौक है, आप गाते बहुत अच्छा हैं. इतने सालों में जब आप मुंबई में आप थे, तो आपने अपने क्राफ्ट को होन करने के लिए, अपने क्राफ्ट को पैना करने के लिए, शार्पन अप करने के लिए आपने क्या क्या चीजें करी? सबसे ज्यादा तो आप
अगर ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन देते रहें और उस ऑडिशन को ही जिस दिन आप ये समझ लें कि आप एक सेकंड के लिए रोल को छोड़ दो कि क्या मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको एक नया कैरेक्टर दिया गया है उसको निभाने का, आप कितनी ईमानदारी से उस कैरेक्टर को निभा सकते हैं। और इसका जवाब आपको तुरंत कास्टिंग डायरेक्टर दे देगा या कैमरा दे देगा जब आप सेल्फ रिकॉर्डिंग का सिलसिला चालू हुआ। अगर आप 500 400 300 जितनी भी ऑडिशन दे चुके हैं अपने करियर में, सबसे ज्यादा तो आपकी क्राफ्ट की होनिंग वहां पे होगी। दूसरा ये, जब आप एक्चुअल काम कर रहे होते हैं सेट पे, आप 10 साल एक्टिंग स्कूल चले जाएं, 15 साल एक्टिंग स्कूल चले जाएं, लेकिन वो जो आप 5 दिन सेट पे सीखते हैं कि कैमरा के बारे में, लाइटिंग के बारे में, स्टेजिंग के बारे में, पोजिशनिंग के बारे में, वो आपका क्राफ्ट बनाता है कि कैमरे का एंगल क्या है और कैमरे का लेंस कौन सा है। उसके अलावा तीसरी चीज है कि आप कौन सी फिल्में देख रहे हैं, आप किन एक्टरों को समझ रहे हैं, आप कितना थिएटर देख रहे हैं, आप क्लासिक परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं कि नहीं। आर यू वॉचिंग द वर्क ऑफ मार्लन ब्रांडो, ऑफ दिलीप साहब? आर यू वॉचिंग द वर्क ऑफ संजीव कुमार, नसीर साहब, बच्चन साहब? And are you studying what made the three Khans the superstars that they are? And are you watching your own contemporaries become the great stars that they have? And then we have actors like Manoj Bajpayee, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी। आप इन एक्टरों को देखिए और इनकी फिल्में देखते रहिए। कहीं ना कहीं एक्टिंग स्कूल के सारे चैप्टर्स, सारे लेसन्स इन चारों के फिल्मोग्राफी में आपको नजर आ जाएगा। और अंदर ही अंदर गाड़ी में बैठा हूं, हिंदी गाने सुन रहा हूं, तो आई एम लिप सिंकिंग विथ माई ओन एक्सप्रेशंस एंड आई एम कीपिंग द फोन ऑन, द कैमरा ऑन, टू सी कि am I doing this as well as Amir Khan साहब did it, as Shah Rukh Khan साहब did it, or as Bachchan साहब did it. And then you have people come home and you're reciting poetry for them. और पोइट्री आप ऐसे सुनाए कि आप एक अंदाज में सुनाए कि आप कहाँ पे नुक्स छोड़ रहे हैं, कहाँ पे आपका तलफ़ुज़ कितना अच्छा है, आप कहाँ पे दबाव डाल रहे हैं, कहाँ पे आप असर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इन सब चीज़ों से आपकी क्राफ्ट होन हो जाती है। इफ 24/7 you're thinking like an actor, you're living the character off screen also. That is how I sharpen my craft. ओके, कोई गाना आप सुनाना चाहेंगे? दो लाइनें सुनाना चाहेंगे? मुझे रफ़ी साहब बहुत पसंद है। रफ़ी साहब बहुत पसंद है। आई थिंक ये वही गाना है जो शायद मैंने राज बाबू को सुनाया था। चलिए तलत साहब को सुनाता हूँ मैं। फिलहाल रफ़ी साहब को याद नहीं आ रहा मुझे। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। ये तलत साहब की 2 लाइन। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, रफी साहब को गाना याद आ गया है। ओके, सुनाइए। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ओके, आपने जिक्र किया नवाज और मनोज बाजपेयी और बहुत से आपने नाम लिए। आपने एक नाम आपने मिस कर दिया, बमन ईरानी साहब का। बमन ईरानी साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उनका एक एनालॉजी है जो कि मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि एक लोगों का मानना होता है कि कि आप 20s में आपका ये आपका होना चाहिए, 30s में आपका ये होना चाहिए, 40s में ये होना चाहिए, 50s में आप ये हैं कि आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल अ माइंडसेट। बमन सर की पहली फिल्म आई थी 44 साल की उम्र पे, मुन्ना भाई एमबीबीएस। एंड एज अ डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म उनकी अभी आई है, एंड ही इज इन हिज मिड 60s नाउ। आई फाइंड हिम वेरी वेरी इंस्पायरिंग। सो मुझे लगता है कि प्रशांत गुप्ता की स्टोरी भी कुछ हद तक अभी स्टार्ट हो रही है। आपकी बातें ऊपर वाले के जहनो दिल तक पहुंचे और ऊपर वाला करे ऐसा ही हो कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन असली कहानी तो अब आगे है। और जहां तक बमन साहब का सवाल है, ही इज अ ट्रू इंस्पिरेशन। बमन साहब मतलब
मुन्ना भाई एमबीबीएस के बाद से लेके अब तक पिछले 22 सालों में ना सिर्फ जितनी फिल्में उन्होंने की हैं पर जिस तरह की फिल्में उन्होंने की हैं, इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट. ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज एन इंस्टीट्यूट. And he's not just an institute of acting, he's an institute of life. I believe he was a photographer before becoming an actor. So I Yes, would say yes, to describe Mr. multiple things. to describe Mr. Baman Irani, he's used every negative of life and turned it into a great photograph. He has built himself from the negative. He has developed himself from the negative. आज तो डिजिटल जमाना है, पर बमन साहब तो उस जमाने के फोटोग्राफर हैं जब एक रील होती थी, नेगेटिव होता था और उसको वॉश करके उसको डेवलप करके, तो ही इज डेवलप्ड फ्रॉम दैट नेगेटिव. He's an institute. I've seen so many of his interviews, including the one he's done with you, which to me felt like a masterclass of life, of acting. तो बमन साहब से अगर मैं एक चीज लेता हूं तो वो ये है कि बेटा अभी 43 के तुम हो, आने वाले 20 साल में तुम ऐसी ऐसी फिल्में कर सकते हो अगर तुम्हारी तकदीर में लिखा है और अगर तुम्हारा तुम्हारा जोश, तुम्हारा जज्बा अभी तक कायम है कि यू कैन गो ऑन टू बिकम एन आइकॉन एंड अ लेजेंड जस्ट लाइक बॉमन ईरानी. आई लव हिम, आई सैल्यूट हिम. When was it that you decided that you want to move to Mumbai, move to US and make it your base? Because मुझे लगता है कि आज के टाइम पे लोकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आप कहीं पर भी हो, you can still do amazing work. So these are very very interesting times. But when was it that you decided? And are you in a happy space now? I'm definitely in a happier space. I have to admit. I think people have a difficult time admitting that they're in a happier space because sadness and controversy sells a lot more. But I'm of the firm belief that tell the world you're happy or happier than before. My decision to come back to America was not born out of a luxury of हम कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी रह के सफल हो सकते हैं एज एन एक्टर. मुझे मालूम था कि मैं गोवा तो जा नहीं रहा हूँ कि आधे घंटे में बम्बई पहुंच जाऊंगा. मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ. This can be the end of many things that I have built in 15 years. लेकिन आई थिंक वो एक सटीक सा ख्याल मन में आ गया था कि अब जो होगा देखा जाएगा. लेकिन अब अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए मुझे अमेरिका जाना वापस जरूरी है क्योंकि जिस उम्र में बच्चे आ रहे हैं उनकी स्कूलिंग अमेरिका में बेहतर होगी. वाइफ ने भी बहुत पेशेंस दिखाई है और इंडिया में आप इंतजार ही करते रहो, ऑडिशन ही देते रहो. आज मीटिंग में जा रहा हूँ, आज ऑडिशन में जा रहा हूँ और आपको साल में एक फिल्म मिल रही है, 2 फिल्में मिल रही है और आपको पैसे इतने से मिल रहे हैं कि उससे साल भर का गुजारा कि आप 1 महीने का गुजारा नहीं कर सकते ढंग से. और आप संघर्ष ही किए जा रहे हैं और आप लोगों के बहकावे में आ रहे हैं कि तू बस हौसला रख, तेरा अच्छा होगा. काश वो हर इंसान जिसने ये कहा मुझसे कि तेरा अच्छा होगा, अगर मुझे 1 लाख रुपए भी दे दिए होते ये बात बोल के, तो शायद कई करोड़ रुपए तो इकट्ठे हो जाते सिर्फ ये सुन के कि हाँ तेरा अच्छा होगा. तो आना पड़ा क्योंकि आई थिंक मेरा दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब हो जाता अगर मैं उस वक्त शिफ्ट नहीं होता. और मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि यहाँ पे आके क्या करूंगा. इस बात का बहुत डर था कि अब क्या करूंगा, लेकिन ये मालूम था कि अब जाना जरूरी है. लेकिन life happens to you while you're making plans, and most of your plans are God's jokes. Here I am having the last laugh along with everybody else who thought that I left Bombay and I'm a failure. I'm a bigger success now than ever before. And I haven't left acting. Very nice. I haven't left acting. I'm a far better actor than I was. I have a film releasing soon. I have a show releasing soon. I've done ads coming back here. I've encashed being a so-called Bollywood actor, Bollywood celebrity, by making public appearances around the country and being paid for it. And I have 2 new professions that complement the world of media and acting. I'm definitely in a happier space. लेकिन हाँ, What are those वो two प्रोफेशंस हैं professions? फरीदून. इंटरेस्टिंग. बंबई में जो 15 साल में एक्टर था, मैंने पीआर की इंपॉर्टेंस समझी कि पब्लिसिटी, ब्रांडिंग, पीआर ये सब क्या होती है. और मैं बहुत परेशान होता था. मैं अक्सर ऊपर आसमान की तरफ देख के कि भगवान ये इतना पीआर और ब्रांडिंग और बैग्स और आर्टिकल्स, इन चीज़ों पे क्यों ध्यान देना पड़ता है एक उभरते हुए एक्टर को, या एक एक्टर जो स्ट्रगलर की कैटेगरी में आता है कि उसके बारे में कोई अखबार लिखे, कोई मैगजीन लिखे. बट दैट होल प्रोसेस मेड मी अंडरस्टैंड ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, पब्लिक रिलेशंस.
और यहाँ पे आके 1.5 साल के अंदर मुझे एक कंपनी से ऑफर आया टू बी द पब्लिशर ऑफ अ मैगजीन. सो आई टुक अप द ऑफर बिकॉज द मैगजीन वाज टू स्टार्ट हियर ऑन लॉन्ग आइलैंड वेयर आई लिव. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए. वो हर चीज़ जो मैंने बम्बई में सीखी, PR, जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग के बारे में, उसको एक करियर बनाने की. कैसे करूँगा, क्या करूँगा, पता नहीं, लेकिन टेक्निकली प्लेइंग द रोल ऑफ सेलिंग एडवर्टाइजिंग and selling stories. It turned out to be a beautiful profession. It took me 7 to 8 months to establish, but now I'm one of the top publishers on Long Island of a very popular magazine. और दूसरी चीज़ ये कि वो 3 साल जो बम्बई में मैंने बहुत ही कठिन एंजाइटी और डिप्रेशन का एक दौर काटा, when I had to consult a psychiatrist, when I had to consult therapists and seek counseling, and I was in denial that, dear God, you brought me here as an actor. I believe you planted the seed of me to become an actor. Why can't I be on film sets? Why can't I be a star? Why can't I be acting? Why do I have to go through these lulls and these dark holes and black holes of life? A year after becoming a publisher, I applied for a job being a director in a mental health organization here on Long Island. And I got that job sheerly out of professional passion of what mental health means to me. So today I am a mental health director and the publisher of a magazine, and both complement my journey in Bombay. I believe you've had an experience with the great Gulzar Saab. I did. This is similar to the experience with Bachchan Sahab. वही जो किताब मैंने लिखी थी और जो मैंने बच्चन साहब को भेजी थी, तो न्यूयॉर्क में उस वक्त एक फंक्शन हुआ था, एक शाम गुलजार के नाम. गुलजार साहब आए थे in a function in which he was reciting his poetry. It was compared by, I believe Vishal Bharadwaj ji was here with him also. And this was the time when Maqbool had released. तो वो किताब जो मैंने लिखी थी, वो मैं उस फंक्शन में लेके गया कि शायद गुलजार साहब मिल जाएं, उनसे मिलने का मौका मिले. I idolized the man. He's one of the finest personalities of Indian culture, Indian show business, Indian literature. I got to give a copy of my book to him. I clearly remember. He says, हाँ जी बेटा, क्या नाम है? और मैंने उनके पैर छुए, उनको किताब दी, और मैंने एक तस्वीर उनके साथ में खींची, मैं आपको भेजूंगा. गुलजार साहब is one of the Gule Gulzars of India. He's just, what an icon, what a legend.